A very good morning to you all. Myself, JVM Dr. Ravi Jain, Assistant Professor, Department of Practice of Medicine, Faculty of Homeopathic Science at Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today, I will continue my lecture on the topic of rheumatoid arthritis, session 2nd. In the previous lecture, we have discussed about the definition, etiopathogenesis, and clinical features of rheumatoid arthritis. In this lecture, we will continue with the clinical features of rheumatoid arthritis with the joint deformities. In the previous lecture, we have discussed what all symptoms are present in the patient who comes to us with a complaint of rheumatoid arthritis. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई भी पेशेंट अगर आता है तो वो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स लेकर आता है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स तक की बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। व्हाट इज rheumatoid arthritis ये हमने डिस्कस किया था। What is the etiology? What are the various pathophysiological changes that are occurring place in the joint in the case of rheumatoid arthritis? ये सब हमने डिस्कस किया था। और rheumatoid arthritis और osteoarthritis के अंदर क्या मेजर डिफरेंसेस होती हैं वो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर को हम आगे लेकर चलते हैं। इन द टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेरियस जॉइंट डिफॉर्मिटीज एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ rheumatoid arthritis, ठीक है। यहाँ पे हम जॉइंट डिफॉर्मिटीज कौन सी जॉइंट डिफॉर्मिटीज, क्योंकि हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था that in rheumatoid arthritis we see lot of deformities in the joints of the patient, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डिजनरेटिव प्रोसेस होता है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज होती है, देयर इज स्वेलिंग ऑफ द साइनोवियल कैप्सूल होता है, साथ में बोनी इरोजन्स होते हैं जिसकी वजह से कई तरह की डिफॉर्मिटीज आपके जॉइंट में देखने को मिलती है। So in this chapter, we will continue with the clinical features. Clinical features में हमने local manifestations, articular manifestations पिछले lecture में discuss किए थे। इसमें आज articular में joint deformities हम लोग discuss करेंगे और extra articular manifestations of the cases of rheumatoid arthritis आज के lecture में हम discuss करने वाले हैं। Okay, so let's continue with the lecture. प्रोग्रेसिव ये किस वजह से होती है? डिफॉर्मिटीज जो होती है rheumatoid arthritis में किस वजह से होती है? बहुत तरह की डिफॉर्मिटीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑन स्पॉट डायग्नोसिस होता है। rheumatoid arthritis का पेशेंट अगर आपके सामने आता है तो आपको देखते ही पता चल जाता है। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया था एज फैक्टर होता है, यंग एज में भी हो जाता है। rheumatoid arthritis यंग एज में हो जाता है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस लेट एज में होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत तेजी से आते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है ना, और इसके सिम्टम्स बहुत तेजी से आते हैं। उसके साथ में बहुत ज्यादा डीजनरेशन होता है और जॉइंट की एक्टिविटी जो होती है वो बहुत तेजी से कम हो जाती है। उसका जो काम करना होता है वो तेजी से कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में धीरे धीरे सिम्टम्स आते हैं, यहाँ पे बहुत तेजी से आते हैं। इतना तेजी से आते हैं कि इसमें डिफॉर्मिटीज भी आपको देखने को मिलती है। क्योंकि ये डिजीज यंग एज में शुरू हो जाती है तो डिफॉर्मिटीज ज्यादा देखने को मिलती है ना। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफॉर्मिटीज एंड व्हाई दीज आर हैपनिंग। So progressive destruction of the tendons, joint capsules and soft tissue may lead to chronic and irreversible deformities. क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है टेंडन का, जॉइंट कैप्सूल का और सॉफ्ट टिश्यूज का, इसके वजह से क्रॉनिक और इरिवर्सिबल डिफॉर्मिटीज। अभी हम इमेजेस देखेंगे, फोटोग्राफ्स देखेंगे कुछ पेशेंट्स के, कुछ एक्सरेज देखेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की डिफॉर्मिटीज यहाँ पे देखने को मिलती है, कैसी डिफॉर्मिटीज होती है, और वो एकदम से आपको परमानेंट डिसेबिलिटी पेशेंट में प्रोड्यूस कर देती है। The first one is flexor tendon tenosynovitis, क्योंकि synovial membrane inflamed होती है। This is the first deformity that we usually encounter, flexor tendon tenosynovitis, ठीक है। तो यहाँ पे flexor tendon होता है, दूसरा tenosynovitis होता है, inflammation of the tendon and synovial membrane. It is frequent hallmark of rheumatoid arthritis and it leads to decreased range of motion. Next slide में हम लोग उसका इमेज भी देखेंगे कैसा वो दिखता है। रिड्यूस्ड ग्रिप स्ट्रेंथ, इसके वजह से ग्रिप स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। एंड ट्रिगर फिंगर्स, ट्रिगर फिंगर क्यों कहा गया है उसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी समझेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिगर फिंगर। अल्नर डेविएशन होता है यहाँ पे, देयर इज अल्नर डेविएशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द सबलक्सेशन ऑफ द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे rheumatoid arthritis के अंदर सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स में हम लोग देखेंगे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे हमारे पास में, वो यूजुअली सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स की वजह से होंगे, जिसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होगा और उस वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। सो देयर इज सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या है, सबलक्सेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल फाइलिंग्स टू द वोलर साइड ऑफ द हेड, जिसकी वजह से अल्नर डेविएशन हो रहा है, हैंड आपका अल्नर साइड में डेविएट हो रहा है। नेक्स्ट बिग डिफॉर्मिटी इज द स्वान नेक डिफॉर्मिटी, स्वान की जैसे हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट।
ये भी हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि हम किस किस चीज़ की अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं। हो सकता है पढ़ने से आपको एक बार समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इसकी इमेजेस देखेंगे और आप उसके बाद दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम से दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। कौन कौन सी चीज़ की हमने बात करी है? पहला फ्लेक्सर टेंडन टिनोसाइनोवाइटिस। इसमें क्या होता है? रिड्यूस ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, ट्रिगर फिंगर होती है। जैसे आप गन में ट्रिगर दबाते हो ना, उस तरह की फिंगर आपकी हो जाती है। अल्नर डेविएशन होता है हैंड का, ठीक है। सबलक्सेशन ऑफ द मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट की वजह से आपका हैंड अल्नर साइड में डेविएट हो जाता है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है, फिंगर्स के अंदर होती है, जिसमें देयर इज हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द पीआईपी जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और उसके बाद फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये आप देखिए, पहला फ्लेक्सर टिनोसाइनोवाइटिस, यहाँ पे जो आपका टेंडन है उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दूसरा है अल्नर डेविएशन। यहाँ पे किस तरह से आप अल्नर डेविएशन देख रहे हैं, बिल्कुल अल्नर साइड में आपका हाथ चला गया सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट की वजह से। और तीसरी पिक्चर जो है, दिस इज स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द पीआईपी एंड फ्लेक्शन ऑफ द डीआईपी जॉइंट। ये बिल्कुल क्लियरली आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। पेशेंट हमारे पास में बिल्कुल यही ऐसे की ऐसी पोस्चर लेके आता है, ऑन स्पॉट आप देखते ही पहचान लेते हैं कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस की डिफॉर्मिटीज है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को समझते जाते हैं, पेशेंट सामने आते ही उसको आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ इंक्वायर किए, बिना कोई केस टेकिंग के हम लोग आराम से, क्योंकि अगर हमें डिजीज के बारे में पता है, उसके सिम्टम्स के बारे में पता है, सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये देखिए, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। पेशेंट हमारे पास में आया, हाथ ऐसे लेके आया, आपने देखते ही बोल दिया इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसके अंदर स्वैन नेक डिफॉर्मिटी है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आप बहुत आसानी से अपनी डिजीज कंडीशन को पेशेंट के अंदर आइडेंटिफाई कर पाओगे। दिस इज व्हाट ट्रिगर फिंगर। जैसे कि मैंने आपको ट्रिगर फिंगर, जैसे कि गन पकड़ रखी है किसी ने और उसके वजह से फिंगर ऐसा लग रहा है जैसे अभी ट्रिगर दबाने ही वाला है। दिस इज अ हैंड डिफॉर्मिटी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिगर फिंगर इज कॉज्ड बाय टिनोसाइनोवाइटिस ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। फ्लेक्सर टेंडन टिनोसाइनोवाइटिस, यहाँ पे वही चीज है which allows fingers to bend। इसके वजह से फिंगर बेंड हो जाती है। The middle knuckle is stuck in the bend position। आपका जो मिडिल नकल है वो स्टक हो जाता है बेंड पोजीशन के अंदर, making the finger look like as if it is pulling the trigger of the gun। इस वजह से इसको ट्रिगर फिंगर बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली है क्या? टिनोसाइनोवाइटिस और फ्लेक्सर टेंडन, है ना। यहाँ पे आप देखिए सोलन साइनोवियल आपको मिलेगी, टेंडन में सोलन साइनोवियल जॉइंट यहाँ पर मिलता है, जिसकी वजह से फिंगर आपकी बेंड हो जाती है, एंड दिस इज नोन एज फ्लेक्सर टेंडिनाइटिस ऑफ टिनोसाइनोवाइटिस। नाउ दिस इज अल्नर डेविएशन। ये आप देखिए अल्नर ड्रिफ्ट हो रही है, अल्नर साइड में हाथ आपका जा रहा है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, सबलक्सेशन हो रहा है जॉइंट्स का, ठीक है। देयर इज सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट। सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स इज अ टिपिकल फीचर ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। देखो कौन कौन सी डिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है इस इमेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है लेट स्टेज, जिसके अंदर बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब देखने को मिल रही है। अल्नर डेविएशन मिल रहा है आपको मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट्स का। स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिल रही है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या था? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द पीआईपी एंड फ्लेक्शन ऑफ द डीआईपी जॉइंट। बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी, बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी क्या होती है? दिस इज द फ्लेक्शन ऑफ द पीआईपी जॉइंट, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है, फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये बिल्कुल स्वान नेक डिफॉर्मिटीज का अपोजिट चलता है, बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी। स्वान नेक में हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द पीआईपी एंड फ्लेक्शन ऑफ द डीआईपी, बोथ ऑनरी में फ्लेक्शन ऑफ द पीआईपी एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डीआईपी जॉइंट, बिल्कुल अपोजिट, है ना। And we have Z-line deformity. This is also very important deformity, जिसमें सबलक्सेशन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? सबलक्सेशन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट विद द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट, है ना। साथ में हाइपर एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इसको हम देखेंगे, अभी इसके फिगर्स इमेजेस देखेंगे। ये चीजें एक बार में याद नहीं होंगी, आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज याद होगी, ठीक है। सो बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी में क्या होता है? फ्लेक्शन ऑफ द पीआईपी एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डीआईपी जॉइंट। Z-line डिफॉर्मिटी में होता है सबलक्सेशन ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट इंटरफेरेंजियल जॉइंट, है ना। थर्ड इज पियानो की मूवमेंट। पियानो की मूवमेंट, जैसे कि आप पियानो बजा रहे हो, उसकी कीज को बजा रहे हैं, वैसा होता है इसमें। इन्फ्लेमेशन अबाउट द अल्नर स्टाइलर प्रोसेस एंड टिनोसाइनोवाइटिस ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस का इन्फ्लेमेशन होता है, दैट कॉजेस सबलक्सेशन ऑफ द डिस्टल अल्ना। यहाँ पे डिस्टल अल्ना का सबलक्सेशन हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पियानो की की आप बजा रहे हो, जैसे कि पियानो की बजाते हैं ना, उस तरह का हाथ पेशेंट का हो जाता है। There is inflammation about the ulnar styloid process and tenosynovitis and extensive carpal tunnel causes subluxation of the distal ulna। डिस्टल अल्ना का जैसे सबलक्सेशन हुआ, पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो पियानो बजा रहा है, उसका हाथ इस तरह का हो जाता है बिल्कुल, इस वजह से उसे बोला गया पियानो की मूवमेंट। फ्लैट फिट,
फ्लैट फिट में क्या होता है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पेशेंट का जो फुट है एकदम फ्लैट हो जाता है, उसके आर्चेस बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंकल एंड मिड टार्सल रीजन लीड्स टू फ्लैट फुट। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फ्लैट फुट हो जाता है, जो फुट के आर्चेस हैं वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं और उसके वजह से पेशेंट जो है बिल्कुल पैर जमीन पे पूरा का पूरा फ्लैट फुट हो जाता है। नाउ डिफॉर्मिटीज ऑफ द हैंड, यही डिफॉर्मिटीज देखिए आप, रेडियल डेविएशन ऑफ द रिस्ट यहाँ दिख रहा है, अल्नर डेविएशन आपको यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। रेडियो अल्नर सबलक्सेशन, सबलक्सेशन यहाँ पे हो रहा है, वोलर सबलक्सेशन ऑफ द रिस्ट, मैंने आपको बताया सबलक्सेशन ऑफ द जॉइंट इज टिपिकल फीचर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। तो सबलक्सेशन जहाँ भी बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके दिमाग में आना चाहिए। मैलेट फिंगर होती है यहाँ पे, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी, स्वान नेक और बोथ ऑनरी बिल्कुल ऑपोजिट चलती है, ठीक है। हेबरडेंस नोड, बाउचर नोड हमने कहाँ डिस्कस किया था, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, ठीक है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जेड डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब, देखो कैसे किस तरह से जेड बन रहा है थंब के अंदर, है ना। तो देखते ही आपने बता दिया कि इस पेशेंट को जेड डिफॉर्मिटी है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। The characteristic deformities develop in the foot. अभी तक तो हमने हाथ की पढ़ी थी सारी की सारी डिफॉर्मिटीज। Now we also have to look for the deformities of the feet. पैरों में भी डिफॉर्मिटी हो सकती है, जो हमने फ्लैट फुट पढ़ा था वो भी एक तरह की डिफॉर्मिटी है जो आपको पैरों के अंदर देखने को मिलती है। In the foot, dorsal subluxation of the metatarsophalangeal joint में result in cock up toe deformity। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉक मतलब मुर्गा, जैसे मुर्गा खड़ा हो जाता है उस तरह से कॉक अप टो डिफॉर्मिटी होती है। ये भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको देख के समझ में आ जाएगा, उसकी इमेज देखिए। ऐसा लगता है जैसे एक फिंगर अपने आप से खड़ी हुई है, जैसे कि मुर्गा खड़ा हुआ, ठीक है। तो उससे आपको एकदम दिमाग में आ जाता है अरे ये मुर्गा खड़ा हुआ है, ये तो इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इन द फुट डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ द मेटाटार्सोफालिंजियल जॉइंट, सबलक्सेशन हुआ मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। So dorsal subluxation of the metatarsophalangeal joints may result in cock-up toe deformity। इसमें cock-up toe deformity होती है और साथ में flat foot, calcaneum valgus eversion reflecting the damage to the ankle and superior joint is often associated with loss of longitudinal arc, that is flat foot। तो flat foot हमने 2-3 बार अभी डिस्कस कर लिया, उसे बार-बार डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन cock-up deformity this is important यहाँ पे, है ना। आपने स्वान डिफॉर्मिटी पढ़ी, बोथ ऑनरी डिफॉर्मिटी पढ़ी, जेड लाइन डिफॉर्मिटी पढ़ी, कई तरह की डिफॉर्मिटी हैंड्स की पढ़ी, अल्नर डेविएशन पढ़ा। फुट के अंदर तो फ्लैट फुट पढ़ लिया आपने, उसके साथ में कॉक अप डिफॉर्मिटी। कॉक अप कैसा, ये देखिए कॉक अप, ये देखिए जैसे एकदम उभरा हुआ है, एक मुर्गा बैठ गया, ये आपका पूरा का पूरा पैर है, उसमें से एकदम से ये उठ के आ गया, ये फिंगर ऊपर उठ के आ गया, है ना। दिस इज व्हाट कॉक अप डिफॉर्मिटी, है ना, कॉक अप डिफॉर्मिटी ऑफ द हेमर और साथ में फ्लैट फुट। सो दीज आर द टू डिफॉर्मिटीज ऑफ द फीट दैट वी कॉमनली सी इन द केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मैं समझता हूँ कि डिफॉर्मिटीज आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से घुस चुकी है। इन डिफॉर्मिटीज को आप 2-3 बार पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, है ना। इसकी पीपीटी भी मैंने आप लोगों को अटैच करके दिया, तो आप उस पीपीटी को पढ़ के देखिएगा। कुछ भी छूटता है, मैंने पीपीटी में भी बनाया, मैंने नोट्स में भी उन्हीं चीज़ों को वापस से लिखा है आपके लिए, तो आप इन चीज़ों को वापस से पढ़िए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। नाउ वी कम टू एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन। यहाँ तक तो हमने आर्टिकुलर, मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो इस वजह से उसको आर्टिकुलर सिम्टम्स और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकुलर मतलब जो कि जॉइंट से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब जो जॉइंट के अलावा बॉडी के और कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से उनमें क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उन सबको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स में भी कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स और हमें आपको देखने को मिलेंगे, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, जो दूसरे सिम्टम को अफेक्ट करते हैं, दूसरे सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं, जिनके वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में वो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं और उसके वजह से पेशेंट की जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स की। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स के अलावा, other than the joint features that are commonly encountered in the cases of rheumatoid arthritis, we are going to start with those features now. Extra articular manifestations may develop during the clinical course of rheumatoid arthritis। यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी डेवलप होते हैं इवन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस। कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स आर्थराइटिस होने से पहले ही डेवलप हो जाता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो उससे पहले ही आ जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप चेक करते हैं, आप पूछते हैं भैया आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो, आपको कोई जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है, आपको कोई एनवायरमेंटल हिस्ट्री तो ऐसी नहीं निकल के आ रही जिसकी वजह से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने वाला है आगे, अभी आपको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स आ रहे हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स आपको आर्थराइटिस डेवलप होने से पहले भी आ सकते हैं, आर्टिकुलर फीचर्स डेवलप होने से पहले भी आ सकते हैं, इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट हमारे पास में आता है एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर लेके, उसके पास में रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई सिम्टम ही नहीं है, आर्टिकुलर सिम्टम नहीं है,
लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये सिम्टम कहाँ से आ रहा है, इसको तो कोई रिमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम ही नहीं है। तो अगर हमें नॉलेज होगी कि ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर हो सकता है तो हम टाइमली उसको डायग्नोज कर सकते हैं और इससे होने वाली, क्योंकि ये डिजीज बहुत तेजी से बढ़ती है और इसके वजह से जॉइंट बहुत तेजी से अफेक्ट होता है, तो इन सब चीज़ों को हम टाइमली ही कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to understand the clinical features or the extra articular features of rheumatoid arthritis. So let's discuss these features. Patient have a history of early onset of significant physical debility. Extra articular manifestations के साथ में patient आगे बोलता है कि उसको early onset of significant physical debility है, मतलब उसके अंदर कई सारे सिम्टम्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से फिजिकल डेबिलिटी आ रही है। और जब आप उसका सीरम टेस्ट कराओगे तो सीरम टेस्ट में रिमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आएगा। रिमेटॉइड फैक्टर कहाँ से बना था? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो बी सेल्स थे उन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाए थे इन्फ्लेमेशन के साथ में। याद कीजिए पिछला लेक्चर जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ था जॉइंट के अंदर, बी सेल्स ने क्या किया था? इम्यूनोग्लोबुलिन बनाया था जिसमें आरएफ फैक्टर किया था, बनाया था। ठीक है, रिमेटॉइड फैक्टर बना था, तो रिमेटॉइड फैक्टर यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दिस इज बिन द अर्लीस्ट साइन। हमेशा जब भी आपको डाउट हो रिमेटॉइड फैक्टर चेक करा लीजिए पेशेंट के सीरम में, तो वो डाउट एकदम निकल जाएगा कि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर रिमेटॉइड फैक्टर फॉर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। द कॉमन मैनिफेस्टेशन। अब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस लेके हमारे पास में कोई पेशेंट आता है तो व्हाट कैन बी द कॉमन मैनिफेस्टेशन, क्या क्या कॉमन मैनिफेस्टेशंस उसके अंदर हो सकते हैं? सबसे पहले सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ये हमने देखे थे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, आज फिर वापस डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में फोटोग्राफ भी दिखाया था उसका। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स कैसे दिखते हैं ना, मोटी मोटी गांठें किस तरह की दिखती है आपको स्किन के नीचे, है ना। सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम, ये हम आज पढ़ेंगे। शॉगरेन सिंड्रोम में क्या आता है? पल्मोनरी नोड्यूल्स, जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होते हैं वो आपके लंग्स में भी बन सकते हैं, तो उनको पल्मोनरी नोड्यूल्स कहेगा। और एनीमिया भी यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो कॉमन मैनिफेस्टेशन में सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये नोड्यूल्स लंग्स में भी हो सकते हैं, पल्मोनरी नोड्यूल्स, सेकेंडरी शॉगरेन सिंड्रोम हो सकता है, और एनीमिया, यानी किस तरह का एनीमिया होता है ये सब हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ फैटी सिंड्रोम एंड वेस्कुलाइटिस। पहले क्या होता था? फैटी सिंड्रोम और वेस्कुलाइटिस रिमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब जैसे जैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका अच्छा होने लगा है उसके साथ में आपको फैटी सिंड्रोम और वेस्कुलाइटिस कम देखने को मिलता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में। तो हमें सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिल रहे हैं, हमें पल्मोनरी नोड्यूल्स मिल रहे हैं, हमें शॉगरेन सिंड्रोम मिल रहा है, हमें एनीमिया मिल रहा है, लेकिन फैटी सिंड्रोम और वेस्कुलाइटिस कम मिल रहा है। These are the extra articular manifestation। देखो कहाँ कहाँ पे इसका अफेक्शन आ रहा है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल हम बात करते हैं, सर्वाइकल माइलोपैथी हो रही है। हेमेटोलॉजिकल में एनीमिया हो रहा है, क्रोनिक डिजीज, साथ में न्यूट्रोपिनिया हो रहा है, स्प्लीनोमेगैली भी हो रहा है, पेल्टी सिंड्रोम है यहाँ पे, लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है और लिम्फोमा भी है, ल्यूकेमिया भी है, लिम्फोमा भी है। जीआई में वेस्कुलाइटिस होता है, ऑल्दो इसका इंसिडेंस कम हो गया। स्केलेटल में ऑस्टियोपोरोसिस, ये एसोसिएटेड फैक्टर में हमें देखने को मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी यहाँ पे हो जाता है। स्किन में रिमेटॉइड नोड्यूल, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। परपिरा होगा, पायोडर्मा होगा और गैंग्लियोनोसम, पायोडर्मा गैंग्लियोनोसम भी हमें यहाँ पे देखने को। ठीक है, रीनल के अंदर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी यहाँ पे देखने को मिलती है। सेकेंडरी अमाइलॉइडोसिस होता है। ठीक है, देन वी हैव कार्डियक, कार्डियक मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। पेरिकार्डाइटिस होता है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। कई बार हमारे पास में एक्स्ट्रा आर्टिकुलर सिम्टम्स लेके पेशेंट आता है जिसमें कि उसको मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। सिम्टम्स रिमेटॉइड आर्थराइटिस के नहीं है, लेकिन मिट्रल रिगर्जिटेशन पहले ही डेवलप होने लग गया। तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए मिट्रल रिगर्जिटेशन क्यों होता है, क्योंकि रिमेटॉइड आर्थराइटिस का एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर है। हो सकता है इस इंडिविजुअल को आगे जाके रिमेटॉइड आर्थराइटिस पूरी तरह से डेवलप हो जाए। टेस्ट कैसे करोगे? रिमेटॉइड फैक्टर चेक करा लोगे। पल्मोनरी एफ्यूजन्स, पल्मोनरी नोड्यूल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नोड्यूल्स सबक्यूटेनियस नोड्यूल जो लंग में चले गए तो पल्मोनरी नोड्यूल्स वहाँ पे बन सकता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ठीक है, आईएलडी यहाँ पे होती है, ये हम अभी पढ़ेंगे सारे के सारे, जब सिम्टम्स को डिटेल में भी पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठाएंगे। पल्मोनरी वेस्कुलाइटिस यहाँ पे होता है, ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया यहाँ पे होता है, ओरल में जीरोस्टोमिया होता है और पेरियोडोंटाइटिस होता है। ठीक है, ओरल के अंदर जीरोस्टोमिया, पेरियोडोंटाइटिस है। ऑक्यूलर केराटोकंजक्टिवाइटिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का, ये देखने को मिलता है, ड्राई आई हो जाती है पेशेंट की जिसकी वजह से उसका विजन लॉस भी हो जाता है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का आपको कई बार देखने को मिलता है। ड्राई आई सिंड्रोम, इसमें आंखें एकदम ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस यहाँ पे देखने को मिलता है। So these are some of the extra articular features which we are going to discuss in this lecture. Now constitutional symptom, तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम लेके पेशेंट हमारे पास क्या आ सकता है? ही कैन कंप्लेन ऑफ फीवर, बुखार आ रहा है मुझे तो सर, इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से फीवर आ रहा है,
वेट लॉस हो रहा है, मैं खा पी रहा हूँ लेकिन वेट लॉस हो रहा है, कई बार भूख नहीं लग रही, एनोरेक्सिया हो रहा है जिसकी वजह से वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। फटीग, हमेशा थकान बनी रहती है, थका थका सा रहता हूँ, मलेज है ना, थकान है, बॉडी बिल्कुल टूटी टूटी सी रहती है। डिप्रेशन एंड इन सीवियर केसेस कैकेक्सिया, तो यहाँ पे डिप्रेशन भी हो सकता है और बहुत सारा सीवियर केसेस में कैकेक्सिया या एनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। नोड्यूल्स, नोड्यूल्स की हम बात करते हैं, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, पल्मोनरी नोड्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स आर जनरली फर्म, नॉन टेंडर, नॉट पेनफुल होते हैं एंड अडेरिंग टू द पेरियोस्टियम, वो जो नोड्यूल्स होते हैं पेरियोस्टियम से अटैच होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने उसको फोटोग्राफ देखा था। टेंडेंस और बर्सा ड्यू टू रिपीटेड ट्रॉमा, ये किस वजह से बनते हैं, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से, रिपीटेड चोट या फिर इरिटेशन की वजह से बनते हैं ऑन द फोरआर्म एंड सैक्रल प्रोमिनेंसेस, इसके वजह से, रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से ये आपके नोड्यूल्स बन जाते हैं, कहाँ सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनते हैं। ये नोड्यूल्स आपको लंग्स में भी मिल सकते हैं जिसको हम लोग पल्मोनरी नोड्यूल बोलते हैं। शॉर्टमैन सिंड्रोम, शॉर्टमैन सिंड्रोम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ केरेक्टोकंजंक्टिविटिस सिक्का और xerostonia, ड्राई माउथ, ड्राई आई, ड्राई माउथ इन एसोसिएटेड विद कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ड्राई आई मिली, ड्राई माउथ मिला और आरए रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिला, शॉर्टमैन सिंड्रोम, ठीक है। ये कितने 10% लोगों के अंदर देखने को मिलता है विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो मान लीजिए 100 लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो 10% लोगों के अंदर आपको शॉर्टमैन सिंड्रोम देखने को मिलेगा जिसमें ड्राई आई मिलेगी और ड्राई माउथ मिलेगा, केरेक्टोकंजंक्टिविटिस सिक्का एंड xerostonia। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस में क्या आता है, मोस्ट प्लूराइटिस, सबसे कॉमन जो मैनिफेस्टेशन होता है लंग्स के अंदर दैट इज प्लूराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा, ठीक है। तो प्लूरा में इन्फ्लेमेशन होगा तो उसकी वजह से आपको चेस्ट पेन होगा, प्रेजेंट विद प्लूराइटिक चेस्ट पेन एंड डिस्निया, इसकी वजह से प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है और डिस्निया होता है, एज वेल एज प्लूरल फ्रिक्शन रब एंड एफ्यूजन, इसके साथ में आपको प्लूरल फ्रिक्शन रब देखने को मिलती है और एफ्यूजन देखने को मिलता है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बोला था ना ILD, अभी हमने पढ़ा था, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, इसकी वजह से क्या होता है, कफ होता है, प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ, पेशेंट को खांसी आती है और उसके साथ में उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, दैट इज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, है ना। पल्मोनरी नोड्यूल्स में भी सॉलिटरी और मल्टीपल, तो यहाँ पे जो पल्मोनरी नोड्यूल होते हैं दे कैन बी सॉलिटरी, सिंगल भी हो सकता है या फिर मल्टीपल नोड्यूल्स भी हो सकते हैं, तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स भी हमने देखे और पल्मोनरी नोड्यूल्स भी हमने यहाँ पे देखे। कार्डियक मैनिफेस्टेशन, हार्ट में भी मैनिफेस्टेशंस होता है, अभी तक हमने कौन कौन से मैनिफेस्टेशन देखे यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखे, नोड्यूल्स देखे, शॉर्टमैन सिंड्रोम देखा, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस देखे। अब हम बात करते हैं कार्डियक मैनिफेस्टेशंस। कार्डियक मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, कार्डाइटिस, है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियम, है ना, पेरिकार्डियम का इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होता है। उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी देखने को मिलती है, कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, इसमें मिट्रल रिगर्जिटेशन हमें देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, एक बार पेशेंट आता है सीधा मिट्रल रिगर्जिटेशन लेके हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम हार्ट का रीजन ढूंढ रहे होते हैं जबकि वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट कॉमन वेल्वुलर एब्नॉर्मलिटी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हमेशा ध्यान रखें मिट्रल रिगर्जिटेशन अगर हो रहा है तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हो सकता है। वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस, रूमेटॉइड वेस्कुलाइटिस इज टिपिकली अकर्स इन द पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज, जितनी ज्यादा लंबी बीमारी होगी उतना ज्यादा वेस्कुलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉजिटिव टेस्ट फॉर सीरम RF, रूमेटॉइड फैक्टर, ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखें, रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर, इसको हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी है तो रूमेटॉइड फैक्टर करा के आप चेक कर सकते हैं कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है, एंड हाइपोकॉम्प्लीमेंटेरिया, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। द क्यूटेनियस साइंस इंक्लूड पेटेकी, यहाँ पे पेटेकियल हेमरेजेस होते हैं, छोटे छोटे हेमरेज होते हैं, पर्पिरा हो सकता है, डिजिटल इंफार्क्ट हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकता है, एंड द सीवियर केसेस लार्ज टू पेनफुल लोअर एक्सट्रीमिटी अल्सरेशन। तो वेस्कुलाइटिस की वजह से क्या क्या हो सकता है, पेटेकियल हेमरेज हो सकते हैं, पर्पिरा हो सकता है, डिजिटल इंफार्क्ट हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, और बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में अल्सरेशंस भी हो सकते हैं जो कि एक्सट्रीमिटीज में पाए जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इन द केसेस ऑफ वेस्कुलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे एनीमिया मिलता है, एनीमिया इज वेरी कॉमन। एनीमिया कौन कौन सा हो सकता है, नॉर्मोसाइटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया ऑफन डेवलप्स इन द पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पे आपको नॉर्मोसाइटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलता है, डिग्री ऑफ एनीमिया पैरेलल्स द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो जो एनीमिया, जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा जॉइंट के अंदर उतना ज्यादा ही एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जितना एनीमिया होगा, जितना इन्फ्लेमेशन होगा उतना एनीमिया होगा, उतना ही ज्यादा आपका ESR भी बढ़ा हुआ होगा, उतना ही ज्यादा आपका C रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ा होगा। तो ये सब चीजें आपको कोरिलेट करती हैं कि डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में कितना है। नॉर्मोसाइटिक नॉमोक्रोमिक एनीमिया ऑफन डेवलप्स इन द पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिग्री ऑफ एनीमिया पैरेलल्स द डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, जितना इन्फ्लेमेशन ज्यादा उतना एनीमिया ज्यादा, कोरिलेटिंग विद द लेवल्स ऑफ सीरम C रिएक्टिव प्रोटीन।
उतना ही सी एक्टिव प्रोटीन ज्यादा एंड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR भी उतना ही ज्यादा होगा। फैटी सिंड्रोम है ना, फैटी सिंड्रोम क्या होता है? इट इज अ ट्राइड होता है तीन चीजों का, ऑफ न्यूट्रोपेनिया, स्प्लीनोमेगाली एंड नोडुलर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। किन किन चीजों का? तीन चीजों का है फैटी सिंड्रोम, न्यूट्रोपेनिया, स्प्लीनोमेगाली एंड नोडुलर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। Neutropenia, splenomegaly, and nodular rheumatoid arthritis, as is seen in less than 1% of the cases of rheumatoid arthritis. तो फैटी सिंड्रोम 1% से भी कम लोगों में देखने को मिलता है rheumatoid arthritis की। लिम्फोमा है ना, हमने देखा था ल्यूकेमिया भी होता है, लिम्फोमास भी होता है। तो लिम्फोमा में क्या होता है? 2 to 4 फोल्ड इंक्रीज ऑफ द लिम्फोमास बढ़ जाते हैं ना, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनका जो राइज होता है वो 2 से 4 गुना ज्यादा तक बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमन इसमें बी सेल लिम्फोमा होता है, बी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, 4 टाइम्स फोल्ड्स बढ़ जाते हैं जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में होता है उससे। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया था ना, सबलक्सेशन, जॉइंट के सबलक्सेशन की वजह से क्या होता है? नर्व कंप्रेशन होता है, नर्व कंप्रेशन होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं है ना स्टार्टिंग में। कार्पल टनल सिंड्रोम किस वजह से होता है? मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से। So peripheral entrapment neuropathy is result from the compression by hypertrophied synovium। इसमें hypertrophied synovium की वजह से compression हो रहा है और by joint subluxation। तो आपके जो synovium है उसका hypertrophy हो गया या फिर joint का subluxation हो गया। Median nerve compression in the carpal tunnel is an early feature। तो median nerve compression अगर होगा तो carpal tunnel syndrome इसमें हो जाता है। ये पहला न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा क्या हो सकता है? सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन। सर्वाइकल कॉर्ड किस वजह से होती है? सबलक्सेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन एट द एटलेंटोएक्सियल जॉइंट। तो यहाँ पर भी सबलक्सेशन होने की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ये तो सारे के सारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स थे। नाउ वी कम टू द एसोसिएटेड कंडीशन। अब एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होती है? इन एडिशन टू द एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, several conditions are associated with rheumatoid arthritis contribute to the disease morbidity and mortality rates। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में रहती है और पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को अफेक्ट करती है। तो ये कौन कौन से डिजीजेस हम देखते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में कौन कौन से डिजीजेस जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में आती है और उसके वजह से पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट को अफेक्ट करती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कैरोटिड एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, पेशेंट का जो हार्ट होता है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है? प्लाक ब्लॉकेज प्रोड्यूस कर देता है और फिर एंजाइना होता है ना, इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इट इज हायर इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है यहाँ पे, that occurs with an approximately 2-fold higher rate in the patient with rheumatoid arthritis। मतलब दो पेशेंट अगर हमारे पास में आ रहे हैं जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस हैं, तो जिस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसको 2 गुना ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि इसको उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड कंडीशन। ये हमने उस इमेज में भी देखी थी, याद करो जो हमने फोटोग्राफ देखा था ना थोड़ी देर पहले, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने बात की थी कि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ वेरी कॉमन एसोसिएटेड फैक्टर है ना। एसोसिएटेड फैक्टर में क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? बोन डेंसिटी आपकी कम हो जाती है। इट इज मोर इन पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफ द सेम एज एंड सेक्स मैच्ड पॉपुलेशन। दो इंडिविजुअल को उठाओ, एक को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और एक को नहीं, तो जिसको ज्यादा है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विद प्रेवलेंस रेट ऑफ 20 to 30%, 20 से 30% तक ज्यादा चांसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस वालों को कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाए। क्रॉनिक यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब इसका आंसर बताया गया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने के लिए ऐसे लोग यूजुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस उन लोगों में डेवलप हो जाता है एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड इमोबिलिटी, ठीक है, क्योंकि डिसेबिलिटी होती है, इंसान चल फिर नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लग जाता है। ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज हाइपोएंड्रोजेनिज्म। एंड्रोजेनिज्म यहाँ पे आपके क्या है कि हार्मोन्स की कमी हो जाती है। Men and postmenopausal women with rheumatoid arthritis have a lower level of serum testosterone। तो men जिन लोगों को rheumatoid arthritis है और postmenopausal women जो होती है उनमें अगर rheumatoid arthritis हो गया है तो उन लोगों में सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और डाइहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस थे, एसोसिएटेड सिम्टम्स थे जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में देखने को मिलते हैं। नाउ पुअर प्रोग्नोसिस। किन किन लोगों में पुअर प्रोग्नोसिस होता है? इस डिजीज के साथ में अगर ये चीज मौजूद है तो वो केस पुअर प्रोग्नोसिस का होगा, उसमें पेशेंट की कंडीशन ज्यादा खराब होगी। कब कब होता है? पुअर प्रोग्नोसिस इज एसोसिएटेड विद, पहला है डिसेबिलिटी एट प्रेजेंटेशन। अगर स्टार्टिंग में ही पेशेंट डिसेबल हो जाता है, जॉइंट इतना ज्यादा अफेक्टेड है उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो रही है,
वो पुअर प्रोग्नोसिस है। फीमेल जेंडर, फीमेल ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड होती है, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट है ना, अगर पैर में है तो उसमें ज्यादा अफेक्टेड होता है, ज्यादा पुअर प्रोग्नोसिस होता है। स्मोकिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हमेशा ज्यादा चांस होता है और रिमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने का। और पॉजिटिव रिमेटॉइड फैक्टर एंड एंटीसीसीपी, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव है, एंटीसीसीपी एंटीबॉडीज, ठीक है, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव है तो भी पुअर प्रोग्नोसिस होता है, मतलब कि आगे फ्यूचर जो होता है डिजीज का वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था रिमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, उसके एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स के बारे में, ठीक है, इन चीजों का हमने डिस्कस किया, सारी डिफॉर्मिटीज क्या क्या थी और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स डिस्कस किए। तो अभी तक हमने एटियोलॉजी को डिस्कस कर लिया, पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया, क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस किया। क्लिनिकल फीचर्स में दोनों आर्टिकुलर और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स दोनों को हमने डिस्कस किया, एसोसिएटेड सिम्टम्स को डिस्कस किया, ठीक है, various deformities को डिस्कस किया। Now in the next lecture we will be discussing the investigations and management of the cases of rheumatoid arthritis। तो मैं समझता हूँ कि आपको काफी कुछ आज के लेक्चर के बाद समझ आया होगा। एक बार में लेक्चर समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप इसे बार बार सुने, 2 या 3 बार जब आप इसे सुनेंगे तो उसके बाद इसके साथ में मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं उनको आप पढ़ें, पीपीटी पढ़ें, देखें, आप वर्ड फाइल देखें, दोनों चीजों को देखें, साथ में ये सुने तो आपको और भी ज्यादा अच्छी तरह से चीज समझ में आएगी। These are important diseases. Osteoarthritis बहुत important disease है, rheumatoid arthritis बहुत important disease है। In the next lecture we will try to finish this topic. This was for अभी तक के लिए इतना ही काफी है। मैं समझता हूँ काफी कुछ आप लोगों को समझा है, काफी कुछ आपके दिमाग में घूम रहा है, बहुत कुछ भरा हुआ है, तो जब तक आप उसे दोबारा पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। So that was all for today. This is Dr. Ravi Jain signing out for now. Thank you very much. Have a great day.